राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, जहां एक ऐतिहासिक निर्णय की शुरुआत हुई है। जिन लोगों ने हमारे सुरक्षा कर्मियों को पत्थर मारने का काम किया, अब उन्हें न तो पासपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा, न उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। अगर इसी प्रकार का निर्णय संपूर्ण राष्ट्र में हो जाए, जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी के ऊपर प्रहार करेंगे, उनके ऊपर इसी प्रकार की पाबंदियां जब लगेगी तो कोई हिम्मत नहीं करेगा सुरक्षा कर्मियों के ऊपर प्रहार करने का, उनके ऊपर पत्थर फेंकने का। अगर आप उस आंकड़े पर गौर करेंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा पत्थर मारने की घटना 2016 में हुई थी। 2016 में तकरीबन 2653 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में भी यह ग्राफ गिरता गया। 2016 के बाद 2017 में 1412 मामले, 2018 में 1458 मामले, 2019 में 1999 मामले और 2020 में मात्र 255 मामले दर्ज हुए। ये है कानून का शासन, और इसी प्रकार के शासन की जरूरत संपूर्ण भारत वर्ष में है, ताकि अनुशासन के साथ भारतीय नागरिक रहें। जो भारत में रहकर उपद्रव मचाने का प्रयास करेगा, भारत की सरकार, भारत के कानून, भारत का संविधान उसे दंडित करने का काम करेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन को राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। वे इसी प्रकार से सीमा पर भी चौकसी बनाए रखें और सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि भारत की सीमा में घुसने की कोई हिम्मत न कर सके, जम्मू कश्मीर में कोई आतंक न फैला सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज बड़ा ही खुशी का दिन है, जब 1980 के बाद तकरीबन 49 वर्ष के बाद हमारी हॉकी टीम सेमीफाइनल में कदम रखा है और इतिहास रचने का काम किया है। महिला हॉकी में भी, पुरुष हॉकी में भी। यह भारतवासियों के लिए बड़े ही आनंद का क्षण है और हमारे खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात है। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को अपने खिलाड़ियों के समर्थन में आगे बढ़कर आना चाहिए, ताकि अन्य खेलों में भी हमारे खिलाड़ी का मनोबल ऊंचा हो सके और वो टोक्यो ओलंपिक में पदक पर पदक जीतकर भारत लौटे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज जो बात कर रहे हैं, उसमें राजस्थान के जयपुर की भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के जयपुर में 2 एडीजी को
प्रमोट किया गया है, प्रमोशन दिया गया है, जो 1989 बैच के आईपीएस हैं। उनमें नीना सिंह पहली डीजी बनी है जो महिला है। यह आदि शक्ति के लिए बड़े ही गौरव की बात है, जो प्रथम डीजी के रूप में राजस्थान में महिला को अवसर मिला है। वहीं उमेश मिश्रा जी सीनियर आईपीएस 1989 बैच को भी डीजी के रूप में प्रमोशन दिया गया है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए विदा लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दे पर। आप कहीं जाए नहीं, बहुत छोटा सा ब्रेक। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। ब्रेक पर जाते समय हमने आपसे चर्चा की थी जम्मू और कश्मीर की, और हमने चर्चा की थी टोक्यो ओलंपिक की। हम उसमें बात किए थे राजस्थान में महिला डीजी, प्रथम महिला डीजी नीना सिंह की, सीनियर आईपीएस उमेश मिश्रा की, जिन्हें प्रमोशन दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं झारखंड में जज की हुई हत्या के संदर्भ में, जिसमें एफआईआर में देरी के कारण वहां के एसएचओ को झारखंड के धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद को धक्का मारने वाले ऑटो की चोरी की एफआईआर में देरी के कारण एसएसपी संजीव कुमार ने वहां के थाना प्रभारी उमेश माझी को निलंबित कर दिया है। किसी भी जज का सड़क चलते दुर्घटना में मौत हो जाना और संदेह व्यक्त होना और हत्या की साजिश की बू आना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे गंभीरता से लेना और स्थानीय प्रशासन को यह चेतावनी देना कि अगर सही ढंग से जांच नहीं की गई तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। यह सभी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी प्रशासन को, सभी प्रदेश की प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से मनन करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है, जो कानून का पालन हर हाल में कराया जाए। कोई भी अपराधी, किसी ईमानदार अधिकारी, चाहे वह जज हो, चाहे वह पुलिसकर्मी हो,
चाहे वह पत्रकार हो, किसी समाचार पत्र का संपादक हो, चाहे वो एनजीओ चलाता हो, जो कोई राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के लिए अपनी सेवा दे रहा हो, ईमानदारी से काम कर रहा हो, अगर ऐसे लोगों की हत्या होती है, हत्या कराई जाती है, तो यह एक बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। और ऐसे अपराधियों को न सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचाने की जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की है, बल्कि ऐसे असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व को फांसी पर चढ़ा देनी चाहिए, ताकि कोई किसी ईमानदार अधिकारी या व्यक्ति के ऊपर प्राण घातक हमला करने की हिम्मत ही न कर सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि जाली दस्तावेज के आधार पर प्लॉट बेचने वाले पुष्पेंद्र, जो न्यायालय द्वारा भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, उसे आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली ने गिरफ्तार किया है। भारत की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार का फर्जी खेल बड़े ही सुनियोजित ढंग से चलता है। यह एक संगठित अपराध है और इस संगठित अपराध में कई प्रकार के सफेदपोश शामिल रहते हैं, जो इस प्रकार के गैर कानूनी माध्यम से काला धन अर्जित करने का काम करते हैं और अपने उसी काले धन के बदौलत ईमानदार अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, उनका तबादला तक करा देते हैं और जो लोग उनके रास्ते में बाधक बनता है उसे रास्ते से हटाने तक का काम करते हैं। यह एक संगठित अपराध बन जाता है और यह समाज और राष्ट्र के लिए नुकसानदेह होता है। दिल्ली पुलिस का साइबर सेल लगातार फर्जी कॉल सेंटर पर छापामारी कर फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है और कई जगह दिल्ली में इस प्रकार के फर्जी कॉल सेंटर पकड़े भी गए हैं और कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। मुंबई पुलिस द्वारा नोएडा में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर फर्जी कॉल सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। जब किसी बाहर प्रदेश से, किसी दूसरे प्रदेश से पुलिस की टीम आकर उस प्रदेश के अंदर छापेमारी कर किसी फर्जी काम का खुलासा करती है, तो यह उस प्रदेश के लिए, उस थाना क्षेत्र के लिए बड़े ही शर्म की बात होती है, क्योंकि उनके थाना क्षेत्र में बाहर प्रदेश से आए हुए पुलिस अपराधियों को पकड़ लेती है, लेकिन वे अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम जो दो विषय है वो बड़ा ही गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे और आप सभी राष्ट्रवासियों से आग्रह करेंगे कि आप खुले नेत्रों से, खुले कानों से आप इन बातों को सुने, समझें और अपने अगल बगल में आप ध्यान रखें कि कोई नौजवान जिसकी उम्र 14 साल से लेकर 18 साल के बीच में है, वो अगर डिप्रेशन में नज़र आए तो आप उसकी मदद करें, सहयोग करें, उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने का प्रयास करें। वो आपके परिवार का भी युवा हो सकता है, आपके पड़ोस का भी युवा हो सकता है, आपके कॉलोनी का भी युवा हो सकता है, आपके अगल बगल का वह युवा हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। आज कोरोना काल में भागती दुनिया
में अचानक ब्रेक लग जाने से कोरोना के कारण नौजवानों के मन में जो एक उत्साह और उमंग था, उस पर ब्रेक लगने के बाद वह डिप्रेशन में जाने लगा है, जिस कारण ढेर सारे युवा जिनकी उम्र 14 साल से 18 साल है, वैसे युवा आत्महत्या करने लगे हैं और इसकी संख्या 3 वर्ष में 24,000 बताई जा रही है। अर्थात प्रति वर्ष 8,000 युवा आत्महत्या कर रहे हैं जिनकी उम्र 14 साल से लेकर 18 साल है। यह एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि भारत एक युवा राष्ट्र है। आज भारत में युवाओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के युवा वर्ग पर एक भरोसा रखते हैं और वे नए भारत के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। वैसे समय में अगर हमारे युवा हतोत्साहित होकर आत्महत्या जैसे प्रयास करते हैं, आत्महत्या के शिकार होते हैं, तो यह भारत के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ा ही शोचनीय विषय है। यह सत्य है और इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि युवाओं के मन में एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है, उसे आसमान छूने की ललक होती है। आज जब विश्व आधुनिकता की दौर में भागता चला जा रहा है, वैसे समय में युवाओं के मन में इस प्रकार का असंतोष की भावना आना और अपने प्राण का त्याग कर देना, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सभी सरकारों को भी और परिवार वालों को भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे युवा अगर नहीं बचेंगे तो हमारा देश खतरे में पड़ जाएगा। युवा भारत की रीढ़ है, भारत की भविष्य है, जो नए भारत का निर्माण करने में अपना सहयोग देंगे। आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है जो वे अपने जीवन से निराश होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं? इसकी संख्या 3 वर्षों में 24,000 होना निश्चित रूप से चिंतनीय है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज जो दूसरा विषय राष्ट्र के सामने रखने जा रहे हैं, वह भी बड़ा गंभीर है। पति और पत्नी का रिश्ता आज कमजोर पड़ता नजर आ रहा है और इस संदर्भ में दिल्ली के एक न्यायालय में चर्चा के बाद न्यायाधीश ने इस पर अपना विचार रखा। जो आज पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को न सिर्फ न्यायालय तक में घसीट कर लेकर आने लगे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वे किसी भी स्तर पर चले जाते हैं। न सिर्फ यह भारत के संस्कृति और सभ्यता को चुनौती दे रहा है, बल्कि इससे समाज में एक गलत संदेश भी जाने लगा है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम की बात करते हैं और राष्ट्र सर्वप्रथम तभी हो सकता जब हम मजबूत हों, जब हमारे विचार मजबूत हो, हमारा नैतिक स्तर ऊंचा हो, जब हमारे अंदर त्याग की भावना हो, जब हमारे अंदर दूसरे को सहयोग करने का सामर्थ्य हो। और यह सभी चीज़ें
तभी उत्पन्न हो सकती है, ये सभी चीज़ें तभी आ सकती है जब एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो, एक स्वस्थ परिवार हो, जहाँ चिंतन और मनन किया जाए, जहाँ आध्यात्म की बातें हों, जहाँ ज्ञान की बातें हों, और जो युवा वर्ग भटक रहा हो उसे राह दिखाने वाला कोई सच्चा अभिभावक हो। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी का उद्घाटन किया। इसे ER-UPI के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ER-UPI डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। यह QR कोड या SMS स्ट्रिंग के आधार पर ई वाउचर के रूप में काम करता है, जिसे लाभार्थियों के फोन पर पहुंचाया जाता है। ये बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से ही लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजकों को जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। प्रीपेड होने के कारण बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के या दलाली के सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान हो सकता है। ER-UPI प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर इस व्यवस्था के आने से मुझे काफी खुशी हुई, क्योंकि ई रूपी के माध्यम से देश की जनता का धन सही तरीके से सही जगह पहुंच सकेगा। आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी
वाउचर उसकी मदद करेगा, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया की आज 145वीं जयंती है। ये महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी और उस ध्वज के डिजाइनर थे जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधारित था। इनका जन्म मछलीपट्टनम के पास भाटलेपानुमुरु में हुआ था, जो अब भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सदस्यों द्वारा विभिन्न झंडों का इस्तेमाल किया गया। पिंगाली वेंकैया जो कृष्णा जिले से थे, इन्होंने अपने छात्र जीवन में राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया और 1 अप्रैल 1921 को विजयवाड़ा शहर के बाद की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया। भारतीय कांग्रेस के लिए तैयार झंडे में केसरिया और हरा रंग था, जिसमें महात्मा गांधी ने सफेद पट्टी और लाला हंसराज ने चरखे को सम्मिलित करवाया। इसे स्वतंत्रता के बाद चक्र में परिवर्तित कर दिया गया था। पिंगाली वेंकैया भू विज्ञान और कृषि क्षेत्र के शोध में एक महारथी थे और साथ ही साथ एक शिक्षाविद भी थे। इन्होंने मछलीपट्टनम में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना भी की थी। इन्हें भू विज्ञान में डॉक्टरेट और हीराकरण में महारत हासिल होने के कारण डायमंड वेंकैया और रुई की किस्मों पर शोध करने के कारण पट्टी वेंकैया के नाम से भी जाना जाता था। इसे दुखद ही कहेंगे कि सामाजिक उपेक्षा और गरीबी की हालत में 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि 2009 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया और 2011 में यह प्रस्तावित किया गया कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, जिस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना आज तक बाकी है। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से डॉक्टर वेंकैया को शत शत नमन। भारतीय नौसेना के विकसित जहाज आईएनएस टावर ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान 30 जुलाई 2021 को पोर्ट स्टॉकहोम में प्रवेश किया। लगभग 2 दशकों में स्वीडन के स्टॉकहोम में भारतीय नौसेना के जहाज की यह पहली यात्रा है। जहाज का स्वागत स्वीडन में रॉयल स्वीडिश नेवी के उप प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल पेडर ओल्सन और ग्रुप कैप्टन पंकज मित्तल डीए भारतीय सेना ने किया। इसके बाद रॉयल स्वीडिश नौसेना के उप प्रमुख ने जहाज का दौरा किया और जहाज पर गार्ड ऑफ ऑनर उनके लिए दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जहाज आईएनएस टावर की स्टॉकहोम की यात्रा से भारतीय नौसेना और रॉयल स्वीडिश नौसेना के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त आईएनएस टावर के कमांडिंग ऑफिसर महेश मांगीपुड़ी ने स्वीडन और लातविया में तैनात भारत की राजदूत तन्मय लाल से भी मुलाकात की। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रविवार को चीन की बेंग जियाओ को हराकर इतिहास रच दिया। सिंधु ने न केवल कांस्य पदक अपने नाम किया है, बल्कि वो भारत के ओलंपिक इतिहास की पहली ऐसी महिला एथलीट बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल वाली जीत दर्ज की है। इससे पहले भारत में रेसलर सुशील कुमार ने पुरुष वर्ग में यह कारनामा किया था। सिंधु ने पिछले सेमीफाइनल मैच में मिली हार को भुलाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन्होंने मैच के दौरान बेंग जियाओ को वापसी का कोई मौका नहीं देते हुए सीधे 2 सेट में 21-13, 21-15 से मात देकर पदक अपने नाम किया। सिंधु को इस बार मेडल देने के लिए कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था, इसीलिए यह मेडल उन्होंने खुद अपने ही हाथों से अपने गले में डाला। संपूर्ण भारतवर्ष पीवी सिंधु को उनकी इस जीत के लिए बधाई देता है। वे सच में देश का गौरव हैं। टोक्यो में भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच में पूरी तरह से बेबस नजर आई। कंगारू खिलाड़ियों की तरफ से एक भी गोल नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार भारतीय महिला हॉकी टीम ने शुरुआत से ही अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया था और आक्रामक रवैया अपनाया। ऑस्ट्रेलिया ने भी हालांकि भरपूर कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम ने उनका डटकर सामना किया। पहले क्वार्टर में बराबरी का ऐसा खेल देखने को मिला कि दोनों में से कोई टीम गोल ही नहीं ने इस मौके को नाकाम कर दिया। फिर भारत को मैच के 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, जो पक्का हो जाएगा। 2 दिनों में हॉकी के मुकाबलों में भारत के लिए यह दूसरी खुशी है, क्योंकि रविवार को पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है।